हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर। जी हाँ, आज आप लोगों का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और वो न्यू टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। अर्थात अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन को सीख रहे थे, अब उस इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हम किस रूप में कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये भी बता दें इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट कि बच्चों इस चैप्टर से आप लोगों को लॉन्ग और साथ साथ ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है बच्चों, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है कैलकुलस का। तो चलिए आज स्टार्ट करें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इस टॉपिक की खासियत सबसे पहले आपको जाननी चाहिए। एक्चुअल में हम लोगों ने इंटीग्रल्स में दो पार्ट पढ़ा, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा क्या पढ़ा, डेफिनिट इंटीग्रल। तो यहां जो है डेफिनिट इंटीग्रल, जी हां डेफिनिट इंटीग्रल का इस्तेमाल करेंगे और डेफिनिट इंटीग्रल का इस्तेमाल करके ही इस टॉपिक को आपको पढ़ना है बच्चों, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रल से ही रिलेटेड यह टॉपिक है। आइए कैसे है ये जानिए। आपको याद होगा डेफिनिट इंटीग्रल में आपको पढ़ाया गया था कि डेफिनिट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल सेंस क्या है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b और फंक्शन fx dx देते हैं। इसी fx का हम लोग इंटीग्रल निकालते हैं फ्रॉम a से b, फ्रॉम a से b, या इसका रिजल्ट निकालते हैं। बट यह रिजल्ट ज्योमेट्रिक रूप में क्या देता है वो बताया गया था, तो वो भी जाने कि हम लोग इसको अगर ज्योमेट्री में ले जाते हैं तो इसका सेंस क्या मिलता है बच्चों। चलिए ज्योमेट्री में ग्राफ ड्रॉ करना होगा। एक्स एक्सिस ड्रॉ किए, वाई एक्सिस ड्रॉ किए, ऑरिजिन है। अब देखिए ये जो fx है जिसका आप इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं, fx का इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं, तो fx का आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ये ग्राफ हुआ fx का, y बराबर fx, y इक्वल टू fx, ये ग्राफ हुआ। अर्थात यह जो कर्व हुआ यह y बराबर fx फंक्शन का हुआ बच्चों। उसके बाद ये जो देख रहे हो लिमिटेशन फ्रॉम a टू b, यह हुआ बाउंडेड x इक्वल टू a लाइन एंड x इक्वल टू b लाइन, है ना। और यह जो dx देखते हो इसका मतलब है यह प्रोजेक्शन हो रहा है किस पर, x एक्सिस पर। किस पर हो रहा है, x एक्सिस पर। मतलब इस चीज को इस रूप में ले आए बच्चों। अब यह जानना है कि इस रीजन में इसका रिजल्ट क्या है ना, इस रीजन से क्या रिजल्ट मिलने जा रहा है। तो आइए मैं बताऊं एक्चुअल में हुआ क्या। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, एकदम बिल्कुल थीन स्मॉल रीजन बनाया। जब स्मॉल रीजन बनाया जाए, मैं एक लेता हूं सिंगल, ये देखिए बिल्कुल स्मॉल रीजन ले रहा हूं। ये देखिए इधर तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन इधर थोड़ा कर्व लग रहा है ना आपको। तो जी हां बच्चों, इतना थीन लीजिए कि ये इस पैरेलल लगे, इसके पैरेलल लगे। तो जैसे ही इसके पैरेलल लगेगा मतलब ये रेक्टेंगल हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। अब ये बताइए, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। जब इसको हम थीन करेंगे, थीन मतलब समझ रहे हैं, बिल्कुल पतला करेंगे,
पतला पतला रीजन में, थीन रीजन में इसको कट किया जाएगा। अब यह बताइए हर एक रीजन का एरिया, हर एक रीजन का अगर एरिया निकाला जाए और उस एरिया को जोड़ा जाए, उस एरिया को क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो जानते हैं यही एरिया ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का रिजल्ट है। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। ये जो रीजन देख रहे हो, बॉन्डेड रीजन, चारों तरफ से बॉन्डेड है, इस रीजन का जो एरिया है यही एरिया बताता है डेफिनिट इंटीग्रेशन का रिजल्ट। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कैसे, ये भी मैं दिखा दूं। इस रीजन का हम एक छोटा सा टुकड़ा लिए, एक स्मॉल थिंग लिए, इसका थिकनेस किस पर है, एक्स एक्सिस पर, तो हम dx के रूप में लेते हैं, क्योंकि dx शो करता है बहुत स्मॉल। थोड़ा सा इसमें दिखने के लिए हमने इसको बड़ा किया, बट ये बहुत इतना सा है, समझ रहे हैं? अच्छा, ये हाइट क्या हुआ आपका, y हुआ, हाइट क्या हुआ, y हुआ। अगर आपने इसको थीन किया है तो निश्चित एक रेक्टेंगल बन गया। क्या बन गया बच्चों, रेक्टेंगल, आयत। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, पता है आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ। बिल्कुल, इसका मतलब है कि लेंथ और इंटू ब्रेथ, y इंटू dx कर सकते हैं। इसका मतलब इस थीन रीजन का एरिया निकल गया। अब इस एरिया को हम बड़ा एरिया बनाना चाहते हैं, मतलब बिगर करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी छोटे चीज को बड़ा करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन का। किसका इस्तेमाल करते हैं, इंटीग्रेशन का। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, और कहां से कहां तक बड़ा करना चाहते हैं, फ्रॉम ए से बी, फ्रॉम, तो ये क्या हो गया, ए से बी के बीच जितना भी रीजन है उस रीजन का क्या निकल गया, एरिया निकल गया आपका, क्योंकि आपने एरिया को बड़ा किया है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? ये एरिया निकल गया, जी हां, ये एरिया निकल गया बच्चों। अब जरा देखिए ए टू बी, आपका y क्या है, एफ एक्स डी एक्स है ना, और आप देखिए कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स आपका डेफिनिट है कि नहीं। इसका मतलब है कि ये डेफिनिट है, और ये डेफिनिट इंटीग्रेशन जो है या इंटीग्रल कहो, ये आपको क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है। और यह एरिया किसके द्वारा दिया जा रहा है, कर्व के द्वारा, बाउंडेड कर्व के द्वारा। तो जी हां बच्चों, अगर हम इसको लिखना चाहें ज्योमेट्रिकल सेंस तो लिख सकते हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व, कर्व कौन सा कर्व, y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स, यही कर्व है। उसके बाद ये इसका छाया या शेडो कहां गिर रहा है, किस पर, एक्स एक्सिस पर। जी हां बच्चों, इसीलिए dx लिया गया है, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। कहां से कहां तक, बिल्कुल फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी तक। तो इसका मतलब है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट होता है वह रिजल्ट आपका क्या देता है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एफ एक्स ऑन x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू ए टू बी। मेरी बात समझ में आ रही है? जी हां। अब एक बात हम आपसे पूछते हैं, अगर आप इस इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल नहीं करते तो क्या इसका एरिया हम निकाल सकते, या निकालते तो कैसे निकालते? पहली बात, क्या यह कोई ज्योमेट्रिकल फिगर दिख रहा है, क्या रेक्टेंगल है, क्या पूरा रीजन, क्या स्क्वायर है, क्या ट्रेंगल है, क्या? जी नहीं, यह कोई ज्योमेट्रिकल रीजन नहीं बनता है। तो जब ज्योमेट्रिकल रीजन नहीं बनता है तो उस केस में आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन का। या एक और है जो कि डेफिनिट इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड है, और वो क्या है मैं बताऊं। मैंने बोला था एक जरा कि इसको इतना छोटे छोटे रीजन में काट लिया जाता है और हर रीजन को क्या बना लिया जाता है, रेक्टेंगल। हर रीजन को क्या बना लिया जाता है, रेक्टेंगल। और सभी रेक्टेंगल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं बीच, टोटल रेक्टेंगल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो पूरा रीजन निकल जाएगा। तो जी हां, वह भी डेफिनिट इंटीग्रेशन का ही रिजल्ट होता है बच्चों। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब है डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट बनाया गया है वह क्या करके बनाया गया है, जोड़ के ही बनाया गया है।
मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो जी हां बच्चों, इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इसमें आपको हम एरिया सिखाएंगे, एरिया निकालने के लिए सिखाएंगे। उस एरिया को निकाल पाएंगे जिसका कोई ज्योमेट्रिकल नाम नहीं होगा, क्योंकि अगर ज्योमेट्रिकल नाम होगा तो उसका तो रिजल्ट पहले से है। रेक्टेंगल रहता तो लेंथ इनटू ब्रेथ, स्क्वायर रहता तो ए स्क्वायर, ट्रायंगल रहता तो 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन यहां कोई ज्योमेट्रिकल नाम नहीं है, ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है, और आप किसी रिजल्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों? डेफिनिट इंटीग्रल का इस्तेमाल करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जी हां बच्चों, यह ज्योमेट्रिकल सेंस था, किसी और का नहीं। किसका था? डेफिनिट इंटीग्रल का। जी हां, जिसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ी जरूर होगी जिस समय हम लोग डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे थे, है ना? तो चलिए इसको नोट करें और तब हम लोग बारी बारी से इसकी जानकारी लें। हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने डेफिनिट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा। क्या देखा आपने? कि जिस फंक्शन का आप डेफिनिट इंटीग्रल निकाल रहे हो, उस फंक्शन के द्वारा जो कर्व बनता है उसका जो शैडो या छाया एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस जिस पर भी पड़े, उस रीजन का, जहां उस रीजन का हम एरिया निकाल सकते हैं। किसके द्वारा? डेफिनिट इंटीग्रल के द्वारा। तो चलिए हम लोग बारी बारी से अब जाने। सबसे फर्स्ट हम लोग ये जाने कि अगर एक्स एक्सिस पर शैडो पड़ रहा है किसी कर्व का, है ना, एरिया बाउंडेड बाय कंटिन्यूअस कर्व। जी हां, एक चीज याद रखिएगा, कर्व क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। कर्व क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस, ब्रेक नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब क्या? लगातार, ब्रेक नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूअस कर्व y इक्वल टू एफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस, है ना, फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b इज। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, मुझे एरिया निकालना है। किसके द्वारा एरिया निकालना है? कर्व y बराबर एफ एक्स जो कंटिन्यूअस है, और किस पर निकालना है? ऑन एक्स एक्सिस पर निकालना है बच्चों। और साथ साथ कहां से कहां तक निकालना है? फ्रॉम ए टू बी। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करनी होगी। ये देखिए कैसा ये फिगर बना सकता है। ये मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, समझिएगा। ये कर्व ड्रॉ किया हूं, y इक्वल टू एफ एक्स, यही एफ एक्स है आपका, ठीक। और कहां से कहां तक ड्रॉ करनी है बच्चों? फ्रॉम x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, यही शैडो है। ध्यान दीजिएगा, ये बाउंडेड है, सिर्फ बाउंडेड होने के लिए ये दिया गया है, बट रीजन बन रहा है किसके द्वारा? कर्व के द्वारा। रीजन किसके द्वारा बन रहा है? ये देखिए, ये कर्व है, इसी का ना छाया है इतना दूर। इस पूरा रीजन का एरिया निकालना है। और आप जान रहे हो कि यह कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं है, ज्योमेट्रिकल नेम नहीं है, तो आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन का सहारा लेना होगा। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, इस रीजन का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, छोटा सा टुकड़ा, और यह टुकड़ा ऐसा लेंगे, इतना थीन लेंगे कि यह रेक्टेंगल हो जाए। क्या बन जाए? तभी ना आप इसका रिजल्ट ले सकते हो। तो यह छोटा सा टुकड़ा का थिकनेस किस पर है? एक्स एक्सिस पर। तो थीन थिकनेस है, बहुत पतला थिकनेस है, इसलिए dx के रूप में लेते हैं। समझिएगा, dx का मतलब होता है क्या? बहुत पतला, बहुत स्मॉल। और ये आपका क्या हो गया? y। अगर इसको अगर हम कहें कि रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया तो हम समझ रहे हैं कि क्या होगा? y इंटू dx, y इंटू dx। और इसको इंटीग्रेट कर दें फ्रॉम ए से बी तक, तो आपका ये पूरा रीजन का एरिया निकल जाएगा। अर्थात
ए टू बी, है ना। अब देखिए इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ए टू बी, वाई के जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स, वाई इक्वल के जगह पे एफ एक्स डी एक्स। मतलब आप डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट निकालोगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन का रिजल्ट निकालोगे उस कर्व का जिसका कि ये ग्राफ है ना, वह क्या दे देगा आपको, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y बराबर एफ एक्स ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम एक्स, हाँ, ए टू बी। चलिए ये बात हुई। अब ये बताते हैं कि अगर यह कर्व x के तरफ नहीं घुमा हुआ हो, नंबर 2, अर्थात एरिया बाउंडेड बाय कंटिन्यूअस कर्व y इक्वल टू, याद सॉरी y इक्वल टू नहीं, अगर कर्व y एक्सिस के तरफ घुमा हुआ रहता है बच्चों तो x इक्वल टू एफ वाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x इक्वल टू क्या, एफ वाई। यहां क्या था, मेरी बात समझ रहे हैं, अर्थात यहां डोमेन का काम x कर रहा था, यहां डोमेन का काम क्या हो रहा है, y। तो इसका शेडो कहां बनेगा, y एक्सिस पर। कहां बनेगा बच्चों, y एक्सिस पर। कहां से कहां तक आप ड्रॉ करना चाहते हैं, y इक्वल टू ए टू y इक्वल टू बी, इज। आ रही है समझ में बात। अब देखिए, अब इसमें आपको दिखाना चाहते हैं कि ग्राफ इसका कैसा होगा। ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। देखिए ये आप कर्व खींच रहे हैं, खींच लिए, ये आपका कर्व है। अच्छा, ये किस प्रकार का कर्व है, x बराबर एफ वाई, एक्स बराबर क्या लिए, एफ वाई। इसका डोमेन क्या है, y, इसका डोमेन क्या था, x। अब देखिए प्रोजेक्शन गिराइएगा, y इक्वल टू ए से कहां तक, y इक्वल टू बी तक, समझ रहे हैं। अब देखिए तो रीजन आपका कौन सा बना, ये रीजन बना, और यह रीजन का प्रोजेक्शन किस पर गिर रहा है, y एक्सिस पर। अब देखिए इसका एक स्मॉल रीजन लिया जाए, बिल्कुल स्मॉल, और जिससे कि आपका वह रीजन कैसा वह हो, रेक्टेंगल हो, कैसा हो। चलिए यह स्मॉल रीजन लिए, बताइए इस स्मॉल रीजन का थिकनेस किस पर है, y एक्सिस पर। तो निश्चित तौर पर dy लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, dy। और ये लेंथ क्या हो जाएगा इसका, x, लेंथ क्या हो जाएगा, x। तो अब बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया क्या निकालोगे, x इंटू डी वाई, समझ रहे हैं। अब इसको बड़ा करना है, ये फ्रॉम ए से बी तक, तो क्या होगा, y इक्वल टू ए टू वाई इक्वल टू बी, ए टू बी। अब बोलिए x के जगह पे क्या फंक्शन रखेंगे, एफ वाई डी वाई। तो जरा देखिए दोनों में डिफरेंस। अगर किसी कर्व का प्रोजेक्शन x एक्सिस पर गिर रहा है तो y dx, ध्यान देना है। और अगर किसी कर्व का प्रोजेक्शन y एक्सिस पर गिर रहा है तो x dy, मतलब अगर x एक्सिस पर रहेगा तो dx लेना है और उसका उल्टा y लेना है मेमोरी में रखने के लिए। और अगर y एक्सिस पर है तो क्या लेंगे, dy, इसका उल्टा क्या लेंगे, x। समझ में आई। तो जी हाँ बच्चों, इस तरह से हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन के सहारे क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं बाउंडेड रीजन का। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने दो रिजल्ट सीखा। एक, कर्व अगर एक्स एक्सिस पर अपना प्रोजेक्शन डाल रही है तो आपको y dx फ्रॉम ए टू बी इस्तेमाल करना है, और अगर y एक्सिस पर प्रोजेक्शन डाल रही है तो x dy फ्रॉम ए टू बी, है ना। इस डेफिनिट इंटीग्रेशन से आप निकाल सकते हो, समझ रहे हैं। यह दो ही रिजल्ट है जिसके द्वारा आप कर्व का एरिया, कर्व के द्वारा बाउंडेड एरिया निकाल सकते हो। लेकिन अब मैं आपको एक अलग ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिस ट्रिक के द्वारा दो कर्व के बीच का एरिया निकालना हो। अभी तो सिंगल कर्व था,
लेकिन दो कर्व के बीच का एरिया निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? आइए जाने। एरिया बिटवीन टू कर्व, y बराबर एफ एक्स एंड y बराबर जी एक्स। जी हां बच्चों, दो कर्व लिया, एक y इक्वल टू एफ एक्स, एक y इक्वल टू, और दूसरा कर्व क्या लिया? y इक्वल टू जी एक्स। इस दोनों कर्व से आपको पता चल रहा है कि इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि जब डोमेन एक्स एक्सिस होगा, डोमेन एक्स होगा तो उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर होगा, और डोमेन अगर वाई होता तो प्रोजेक्शन किस पर होता? वाई एक्सिस पर होता। क्लियर कंसेप्ट है बच्चों? अब आइए, एक्चुअल में दो तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ हो सकता है, इसीलिए दो तरीका से आप दोनों के बीच का एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा कि किस तरह का ये दोनों ग्राफ बनाता है। जानिए, पहला ग्राफ, अगर इस तरह का ग्राफ बने, एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा कर्व है y इक्वल टू जी एक्स। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, एक कर्व y इक्वल टू एफ एक्स और एक कर्व y इक्वल टू जी एक्स। बिल्कुल लग रहा होगा कि जी एक्स के ऊपर कौन फंक्शन है मेरा? एफ एक्स लग रहा है। इसका मतलब है जब एक दूसरे के ऊपर फंक्शन हो, एक दूसरे के ऊपर फंक्शन हो, तब एरिया हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे बच्चों। अब बताइए, दोनों के बीच का एरिया कौन हुआ? इस कर्व और इस कर्व के बीच का एरिया तो यही हुआ। इसी एरिया को आपको निकालना है ना। इस एरिया को आप कैसे निकालोगे? आइए, सबसे पहले तो क्रॉसिंग पॉइंट देखिए, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, यहां क्रॉस कर रहा है। आपको सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि ये दोनों क्रॉस किस पॉइंट पर कर रहा है, दोनों क्रॉस किस पॉइंट पर कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा? तो बच्चों जानिए, दोनों कर्व के फंक्शन को आप सॉल्व कर दीजिएगा। क्या कर दीजिए? सॉल्व। और उससे जो एक्स का रिजल्ट आएगा वो बता देगा कि आप ये जो दोनों कर्व है वह किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जी हां, एक्स जब दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक एक्स का छोटा वैल्यू और एक एक्स का बड़ा वैल्यू। तो जो ओरिजिन के करीब होगा वो छोटा वैल्यू होगा, जो ओरिजिन से दूर होगा वो बड़ा वैल्यू होगा। इसका मतलब है एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी। यह बात वाई एक्सिस पर भी लागू होती है। अगर वाई एक्सिस के तरफ इसका कर्व रहता तो क्रॉस दोनों को करते और सॉल्व करते तो y का मान निकालते, हम x का मान नहीं निकालते। अभी हमको किसकी जरूरत है? x का। मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर देंगे तो x का मान निकलेगा ना, वही मान आपको क्या बता देगा? क्रॉसिंग पॉइंट। ऐसे भी जानिए, कहीं भी दो कर्व या दो लाइन इंटरसेक्ट करे और उस पॉइंट का आपको x चाहिए या y चाहिए तो दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों को हल कर दीजिए, आपका क्रॉसिंग पॉइंट मिल जाएगा। आपको याद होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, याद होगा। तो वहां आप दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे और एक्स वाई कॉमन पॉइंट निकालते थे। वो क्या पॉइंट निकालते थे? वह यही निकलता था, क्रॉसिंग पॉइंट। मेरी बात समझ में आ रही है? जी हां बच्चों। तो कहीं भी कोई भी दो कर्व को अगर सॉल्व करते हैं और अगर आपका एक्स और वाई पॉइंट आ रहा है तो मतलब क्रॉसिंग हो रही है, और अगर एक्स वाई पॉइंट नहीं आ रहा है तो मतलब क्रॉसिंग नहीं हो रही है। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए, तो इसका मतलब दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्रॉसिंग पॉइंट निकाल लेंगे। अब चलिए, अब देखिए जरा सा, ये जो ए और बी है, अगर आप ऊपर वाला कर्व y बराबर एफ एक्स को देखें, y बराबर एफ एक्स, इसका अगर हम a से b इंटीग्रेट करें y बराबर एफ एक्स को, तो ये पूरा रीजन का एरिया निकलेगा क्या? अभी पढ़े हैं ना, किसी भी कर्व का छाया कहां पड़ता है? डायरेक्ट एक्स एक्सिस पर। ये पूरा रीजन का एरिया हो जाएगा। पूरा रीजन मतलब ये जो कलर है और जो व्हाइट है,
ये दोनों मिला के ये पूरा रीजन होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? और ये किसके द्वारा होगा? y बराबर एफ एक्स। अब ये बताइए, अगर हम नीचे वाला जो कर्व देखें y बराबर जी एक्स, अगर इसको फ्रॉम ए टू बी इंटीग्रेट कीजिएगा तो इसका छाया कौन पड़ रहा है? व्हाइट वाला, इसका छाया। तो इसका मतलब है कि इस व्हाइट वाला का एरिया किसके द्वारा निकलेगा? जी एक्स के द्वारा। आई व्हाइट कलर वाला एरिया किसके द्वारा निकलेगा? एफ एक्स के द्वारा। अगर पूरे रीजन में इस व्हाइट वाले को अगर माइनस कर दें, व्हाइट वाले को माइनस कर दे तो क्या मिल जाएगा? कलर वाला। तो इसका मतलब है शेडेड रीजन, देखिए शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा? तो क्या बोले? फ्रॉम ए टू बी, कर्व पहला क्या है? एफ एक्स डी एक्स, यही ना, माइनस ए टू बी जी एक्स डी एक्स। सही है बच्चों? मैंने पूरा एरिया में व्हाइट वाला एरिया माइनस कर दिया, शेडेड रीजन का एरिया निकला। अब देखिए अलग अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही से ही समझाना चाहते हैं। दोनों का लिमिटेशन सेम है क्या? तो आप कहें ना ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स कॉमन ले लेंगे और डी एक्स। देखिए कर सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, तो इंटीग्रेशन दोनों का सेम है बच्चों। तो आप ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ बच्चों कि जब भी एक के ऊपर दूसरा हो तो आपको करना क्या होगा? ऊपर वाले को नीचे वाले माइनस कर देना है, नीचे वाला माइनस करके, और फ्रॉम ए टू बी जहां क्रॉसिंग हो, हाँ ये देखना होगा कि दोनों का क्रॉसिंग सेम है ना। बात समझ रहे हैं ना? दोनों का शेडो सेम है ना, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, तो इस तरह से हम लोग इसका इंटीग्रेशन, माने इंटीग्रेशन कहते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, माने माइनस करके। अब देखिए एक इस तरह का भी फिगर बन सकता है बिटवीन में, देखिए ध्यान दीजिएगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, समझिएगा। ये देखिए एक y बराबर एफ एक्स है, y बराबर एफ एक्स है, ठीक। और एक ये है आपका y बराबर जी एक्स। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। ई कर्व है आपका y बराबर एफ एक्स और ये कर्व है y बराबर जी एक्स। दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं है, दोनों अलग अलग रूप में है। यहां क्या था? एक दूसरे के ऊपर छाया बन रहा था, लेकिन यहां क्या है? दोनों दो पार्ट में है। तो जरा गौर कीजिएगा, ये पॉइंट आपका जो है जहां से स्टार्ट हो रहा है वह ए आपको अवेलेबल रहेगा। यहां भी आपको ये जी बराबर वाई बराबर जी एक्स जो है यहां भी अवेलेबल रहेगा। अब ये देखना है कि कहां ये दोनों सेपरेट हुआ, कहां ये दोनों सेपरेट हुआ। तो जहां क्रॉस हुआ वहीं सेपरेट हुआ। तो क्रॉसिंग पॉइंट कैसे पता चलेगा? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए और आपका क्रॉसिंग पॉइंट मिल जाएगा और वहां से परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, तो आपको यह पता चल जाएगा कि ई पार्ट y बराबर एफ एक्स से बन रहा है और ई पार्ट y बराबर जी एक्स से बन रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि इसका छाया x एक्सिस पर इतना दूर बन रहा है और y बराबर जी एक्स का छाया x एक्सिस पर इतना दूर बन रहा है ना। तो अब देखिए, तो ये पूरा छाया क्या करना होगा? दोनों छाया के एरिया को क्या करना होगा? प्लस करना होगा कि माइनस करना होगा? प्लस करना होगा। इसका मतलब है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, समझिएगा, ए टू सी इंटीग्रेट किसको करना है? एफ एक्स को करना है ना, और प्लस सी से बी किसको इंटीग्रेट करना होगा? जी एक्स डी एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको तो आप ज्वाइंट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का अलग अलग रूप है, फंक्शन भी अलग है, लोअर अपर भी चेंज हो गया है ना, डेफिनिट भी नहीं सेम है, इसलिए दोनों को अलग अलग डेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल के दोनों को क्या करना होगा? प्लस करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में क्या आपने सीखा कि माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। वह डिपेंड करता है ग्राफ पर कि किस तरह का ग्राफ है। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर हो तो माइनस होगा और दोनों दो पार्ट में हो तो क्या होगा बच्चों? प्लस होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए इस
टॉपिक में ग्राफ की का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है बच्चों, इसलिए आपको ग्राफ जानना होगा हर तरह के फंक्शन का जो कि स्टैंडर्ड हो। समझ रहे हैं? तो चलिए इसको नोट कर लें, काफी यूज होगा बच्चों। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने एरिया निकालने के लिए डेफिनिट इंटीग्रेशन का रिजल्ट देखा बच्चों, लेकिन आपने ये समझा होगा कि इस टॉपिक को जानने के लिए, समझने के लिए जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन हैं उसका रफ ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको जितना भी स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका मैं रफ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिखाऊं। जी हां, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन। आई y इक्वल टू एफ एक्स आपका फंक्शन होता है बच्चों। x आपका डोमेन होता है बच्चों। x क्या होता है? डोमेन। और यह ऑलवेज किस पर होता है? x एक्सिस पर। किस पर? और y क्या है? रेंज। y क्या है? रेंज। और ये किस पर होता है बच्चों? y एक्सिस पर। समझ रहे हैं? और ये भी बताया आपको कि अगर x बराबर एफ वाई हो तो y डोमेन हो जाएगा और x रेंज हो जाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या सब इस्तेमाल करते हैं। तो ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो निश्चित आपको x एक्सिस एंड y एक्सिस, जिसको कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है बच्चों। x एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है और y एक्सिस भी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन यह स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से। अब देखिए, आपको पता है कि ये 4 क्वाड्रेंट बनाती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये देखिए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट रहता है तो निश्चित x पॉजिटिव होता है, x का साइन, और y का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर वह सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट रहता है तो x क्या होगा? निगेटिव, और y क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना बच्चों। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई रहता है तो x निगेटिव, y निगेटिव, इसका मतलब है माइनस माइनस। सही है बच्चों। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई होता है तो ये प्लस और y क्या होगा? माइनस होगा। समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई ओरिजिन पर होगा x इसका 0 और y भी 0 होगा बच्चों। x भी 0 एंड y भी 0। दूसरी बात, ओरिजिन को अगर छोड़ दिया जाए, उसके बाद अगर x एक्सिस की बात करें, x एक्सिस पर कहीं भी कोई भी पॉइंट रहता है तो x तो होता है लेकिन y क्या होता है? 0 होता है। क्योंकि x एक्सिस पर हर जगह y 0 होता है, सिर्फ क्या होता है? x। इसीलिए अगर निगेटिव के तरफ x एक्सिस पर रहिएगा तो निगेटिव x होगा, बट y क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रही है? अच्छा, इसका मतलब है कि y हमेशा क्या होता है? इस पर 0 होता है। अच्छा, y एक्सिस की बात करें, y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पर क्या होगा बच्चों? x 0 होगा और y होगा। और निगेटिव के तरफ रहे तो 0 और माइनस y होता है। इतनी बातें तो आपको जानकारी रखनी होगी ग्राफ में, क्योंकि यह फंडामेंटल नॉलेज है ग्राफ के लिए बच्चों। मतलब आपको 2 एक्सिस लेनी है, x एक्सिस, y एक्सिस, 4 क्वाड्रेंट हमेशा बनेगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x y दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में निगेटिव निगेटिव, फोर्थ में
पॉजिटिव निगेटिव। अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट रहता है, कहीं भी रहे, पॉजिटिव के तरफ रहे या निगेटिव के तरफ रहे, y क्या होगा 0। और y एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट रहेगा तो x 0। समझ में आ रही है? चलिए इसको नोट कर ले, तब हम लोग बारी बारी से जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है उसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग वो सीखने जा रहे हैं कि फंक्शन को देखकर पहचान कर हम ग्राफ अनुभव के आधार पर ड्रॉ कर लेंगे बच्चों। तो आइए हम लोग बारी बारी से सीखें। सबसे पहला तो आपके सामने आता है बच्चों स्ट्रेट लाइन। किसका ग्राफ? जी हां, ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये एक्चुअल में आपको प्रत्येक प्रॉब्लम में मौका मिलेगा ड्रॉ करने का स्ट्रेट लाइन का। आइए देखिए, y बराबर fx, ये फंक्शन का इक्वेशन है, y बराबर fx। और जान लीजिए फंक्शन का इक्वेशन है, लेकिन किस तरह के फंक्शन का? स्ट्रेट लाइन। तो कैसे समझेंगे स्ट्रेट लाइन है बच्चों? तो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस तरह का जनरली मिलता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखें आप, यह जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। और इसको समझने के लिए एक बात जान लीजिए, डिग्री, जी हां डिग्री होना चाहिए 1। डिग्री किसको कहते हैं? x पे पावर कितना है 1, y पे पावर कितना है 1। 1 डिग्री का जो भी इक्वेशन होता है वह हमेशा कौन बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। सबसे पहले तो यह पहचानना है बच्चों। तो उसके बाद ना हम ड्रॉ करेंगे, पहले पहचानेंगे कि यह किस तरह का ग्राफ हो सकता है, पहले यह जानना है। तो जी हां बच्चों, डिग्री अगर 1 हो गया तो समझ जाइए कि वह स्ट्रेट लाइन है। अब जानिए, यह 3 तरह का होता है बच्चों। इसका ग्राफ जो है 3 प्रकार का हो सकता है बच्चों। पहला है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस। पहला होता है बच्चों कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये देखिए, ये एक्स एक्सिस आपने ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? एक्स एक्सिस, ठीक है। और दूसरा है वाई एक्सिस। क्या यह स्ट्रेट लाइन है? एक्स एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है। हमने कहा था कि वह कोऑर्डिनेट एक्सिस के नाम से जाना जाता है बच्चों। जी हां, एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है और मैं किसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं? स्ट्रेट लाइन का। तो इस एक्स एक्सिस भी तो इसी में आ जाता है बच्चों। और वाई एक्सिस भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, साथ साथ क्या है? स्ट्रेट लाइन है बच्चों। जानिए, अगर आपके पास ये एक्स और वाई 2 वेरिएबल दिख रहा है, इस दोनों में से कोई एक वेरिएबल हो, कोई एक वेरिएबल हो, या तो एक्स हो या तो वाई हो। मान लीजिए एक्स है या वाई है, दोनों में से कोई एक। एंड कांस्टेंट। एंड क्या? कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बोले? सी को। मेरी बात समझिएगा, एक्स और वाई, इसमें तीनों, माने एक्स भी दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है और कांस्टेंट भी दिख रहा है, तीनों चीज दिख रहा है। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके इक्वेशन में सिर्फ क्या दिखे? एक्स दिखे और कांस्टेंट दिखे, या वाई दिखे कांस्टेंट दिखे। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला कि दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल दिखे और कांस्टेंट दिखे, समझ जाइए वह किसका ग्राफ होगा? कोऑर्डिनेट एक्सिस का। किसका ग्राफ? स्ट्रेट लाइन तो आपका पहले से कंफर्म है कि डिग्री 1 हो तो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन किस तरह का स्ट्रेट लाइन? 3 प्रकार का स्ट्रेट लाइन बनता है, वही हमें बताने जा रहे हैं बच्चों। अगर आप एक वेरिएबल देख रहे हो, पक्का कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, मतलब एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा। अब जानिए, एक्स एक्सिस अगर होता है तो आपको अभी हमने बताया था कि एक्स एक्सिस पर वाई हर जगह क्या होता है? 0। इसका मतलब है एक्स एक्सिस का इक्वेशन वाई बराबर क्या हो गया? अब देखिए, यहां क्या वेरिएबल दिख रहा है? एक वाई, इसका पावर कितना है? 1। डिग्री तो 1 होगा ही। उसके बाद कांस्टेंट क्या है इसका? 0। जहां अगर कांस्टेंट 0 है तो वह एक्स एक्सिस है, क्योंकि ऑरिजिन से पास करता है। किससे पास करता है बच्चों? ऑरिजिन से। अब जानिए, अगर इसी के पैरेलल हो और सी दूरी शिफ्ट करे, कितना दूरी? सी दूरी शिफ्ट करे, तो जानते हैं यह भी तो एक लाइन है, यह भी स्टैंडर्ड लाइन हुआ, क्योंकि किसके पैरेलल है?
एक्स एक्सिस, और जब पैरेलल होता है ना तो बहुत चीज कंडीशन मिलता है, इसलिए इसका भी इक्वेशन y बराबर क्या होगा, c, क्योंकि हर जगह y इक्वल टू c ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी बात, y एक्सिस जान रहे हो, y एक्सिस पर क्या जीरो होता था, x जीरो होता था, y एक्सिस पर x जीरो होता था, इसका मतलब है x जीरो होगा। तो y एक्सिस का अगर इक्वेशन x बराबर जीरो मिल जाए तो आप पहचान जाओगे कि y एक्सिस है, पहचानोगे कि नहीं? जी हाँ। और अगर इसके पैरेलल कोई लाइन हो, यहां ड्रॉ कर दी, पैरेलल हो, किसके पैरेलल है, और c दूरी शिफ्ट करे, कितना दूरी, c दूरी, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू c। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कर रहा हूं, इसका मतलब है x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर जीरो, और इसके पैरेलल अगर बात करें तो y बराबर c। y एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर जीरो, और इसके पैरेलल का इक्वेशन होता है x बराबर c। मेरी बात समझ में आ रही है? और जितना भी इक्वेशन देख रहे हैं सब में एक ही वेरिएबल दिख रहा है, या तो x दिख रहा है या तो y दिख रहा है। अब कांस्टेंट तो जीरो भी कांस्टेंट हुआ ना, जीरो क्या हुआ, कांस्टेंट। c का मतलब है कोई भी डिजिट हो सकता है। जैसे अभी देखिए मैं बताऊं, अगर आपको कहीं कहें कि x बराबर जीरो है, ये किसका इक्वेशन है, तो जल्दी से बताइएगा कि सर ये किसका इक्वेशन है, y एक्सिस का, अर्थात y एक्सिस खींचिए, क्या कहिएगा। और अगर कहें कि x बराबर 5, ये भी पैरेलल टू y एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस नहीं हुआ, ये क्या हुआ, पैरेलल टू y एक्सिस। x तो है, x तो दिखा रहा है ना, पैरेलल टू y एक्सिस हुआ बच्चों, पैरेलल टू y एक्सिस। आ रही है बात समझ में? और अगर x y बराबर जीरो दे तो कौन हुआ, x एक्सिस। और अगर y बराबर मान लो 5 दे, पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आ रही है? और एक चीज से आप और दिमाग में रख सकते हैं, क्या, ये तो हम बताया आपको, ये भी दिमाग में रख सकते हैं, x एक्सिस है तो इसका उल्टा y बराबर जीरो, y एक्सिस है तो x बराबर जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है? इससे भी आप माइंड में रख सकते हैं, कोई परेशानी। इसका मतलब है कि जब भी आपको एक वेरिएबल वाला इक्वेशन दिखे, कन्फर्म हो जाइए कि वह कोई और नहीं, कौन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। मेरी बात समझ रहे? अच्छा, अब देखिए दूसरा आता है बच्चों, पासिंग ऑरिजिन। समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो ऑरिजिन से पास करता हो। किससे पास करता हो? मैंने कहा ना, तीन ही प्रकार का पोजीशन होता है स्ट्रेट लाइन का, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, दूसरा पासिंग ऑरिजिन, और तीसरा बताएंगे बच्चों। तो पासिंग ऑरिजिन कैसे समझेंगे कि यह पास कर रहा है ऑरिजिन से? समझ जाइए, अगर आपका x वेरिएबल हो एंड y वेरिएबल हो, बट क्या नहीं हो, कांस्टेंट नहीं हो, कांस्टेंट क्या हो, जीरो हो, बट कांस्टेंट जीरो हो। किसी भी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट जीरो है तो वह निश्चित तौर पर कर्व ऑरिजिन से पास करता है। तो यहां मैं क्या बता रहा हूं, x है, y है, बट क्या नहीं है, कांस्टेंट। अर्थात कैसा फॉर्म होगा इक्वेशन का, ax प्लस by बराबर जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? उसमें कांस्टेंट नहीं रहेगा, वह निश्चित तौर पर ऑरिजिन से पास करेगा। किससे पास करेगा? और ऑरिजिन से पास करेगा। अब प्रश्न है ये देखिए, ऑरिजिन से ध्यान दीजिएगा, ये आपका x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश, ये ऑरिजिन। तो आप देखिए ऑरिजिन से कैसे पास कर सकता है, फर्स्ट टू थर्ड, किस क्वाड्रेंट से जा रहा है, फर्स्ट टू थर्ड। थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, इधर हो सकता है, बस यही नहीं हो सकता है, बट जाएगा किधर से, फर्स्ट टू थर्ड। और एक और तरीका है जाने का, सेकेंड टू फोर्थ, दो ही वे से जा सकता है, तीसरा कोई नहीं है। एक तो फर्स्ट टू थर्ड जा सकता है, ये देखिए फर्स्ट टू थर्ड,
या ई भी नहीं कहिएगा, फर्स्ट टू थर्ड या थर्ड टू फर्स्ट एक के हुआ सेम, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में मूव करता है कोई भी ग्राफ। तो अब प्रश्न है हम कैसे पहचानेंगे कि वह फर्स्ट टू थर्ड ही पास कर रहा है या सेकेंड टू फोर्थ। दो ही तरीका है बच्चों, बिल्कुल इजी है, आप आराम से समझ सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप ये जो इक्वेशन है इससे y का मान निकालिएगा। किसका मान? अगर y का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, क्या आ जाए, तो समझ जाइए वो फर्स्ट टू थर्ड जाएगा। क्या समझना है? और अगर सेकेंड टू फोर्थ जाएगा तो y का मान निगेटिव आएगा। y का मान क्या होगा? निगेटिव आएगा। तो आप सोच रहे होंगे सर कैसे होगा, ये कैसे हुआ? तो मैं बताऊं, आपको याद होगा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, y बराबर mx प्लस सी पढ़े हैं। इसमें c तो आपका 0 हो चुका है क्योंकि यह ओरिजिन से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है? ये आपका 0 हो चुका है। c अगर 0 होगा, कांस्टेंट 0 होगा तभी ना ओरिजिन से पास करेगा। तो y बराबर क्या हो गया आपका? mx। और m आपको पता है tan थीटा होता है, स्लोप होता है, पता है ना। अब अगर हम ये कहें कि यह पॉजिटिव है, क्या है, तो tan थीटा अगर पॉजिटिव है, माने y बराबर अगर पॉजिटिव होने का मतलब है कि tan थीटा पॉजिटिव, और tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो निश्चित तौर पर थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? 90 से छोटा होगा। और 90 से छोटा होगा मतलब देखिए तो यही तो 90 से छोटा है जो फर्स्ट से थर्ड जाएगा। और अगर tan थीटा निगेटिव हो जाए, tan थीटा क्या हो जाए? निगेटिव। तो tan थीटा अगर निगेटिव हो गया तो बताइए tan थीटा अगर निगेटिव होता है तो 90 से ज्यादा होगा। तो 90 से ज्यादा होगा मतलब ग्रेटर देन 90। तो अब देखिए तो ये देखिए तो ये महसूस कीजिए, ये 90 से ज्यादा है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? तो जी हां बच्चों, इसीलिए y का मान से पता चलेगा कि आपको फर्स्ट टू थर्ड जा रहा है या सेकेंड टू फोर्थ जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हां, कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बताना चाहता हूं तीसरा, थर्ड नंबर है ना। थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर क्या कहता है? अब देखिए, तीसरा है इंटरसेक्ट बोथ एक्सिस। इंटरसेक्ट बोथ एक्सिस, समझिएगा। तीसरा जो सबसे फुल फॉर्म में है, सबसे बड़ा है ना। इंटरसेक्ट बोथ एक्सिस मतलब ऐसा स्ट्रेट लाइन जो दोनों एक्सिस को काटता हो, एक्स को भी वाई को भी। कब होगा? जब एक्स भी हो, वाई भी हो एंड कांस्टेंट भी हो। अगर ये तीनों चीज रहा, यह तीनों फॉर्मेट रहे, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसका मतलब है कि ये तीनों एक्सिस को दोनों एक्सिस को काटेगा। और इक्वेशन कैसा होगा? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। आ रही है बात समझ में मैं क्या कर रहा हूं? अगर आपका x फॉर्म भी है, y भी है एंड कांस्टेंट भी है तो दोनों एक्सिस को काटेगी, x को भी और y को भी। अब प्रश्न है x को कहां काट रही है और y को कहां काट रही है, यह पता लगाना है आपको। x एक्सिस और y एक्सिस, इधर निगेटिव और इधर भी निगेटिव। तो देखिए, कहीं भी अगर काटेगी x एक्सिस पर तो निश्चित तौर पर उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा। यह पता है, क्योंकि आपको पता है कि x एक्सिस पर हर जगह y 0 होता है। इसलिए बच्चों आपको करना क्या है कि x एक्सिस पर अगर पॉइंट निकालना है किस जगह काट रही है, तो आप पुट कर दीजिए y बराबर 0 और y 0 रख दीजिए इक्वेशन में। देखिए क्या निकलता है, ax प्लस सी बराबर 0। तो x बराबर क्या निकला? माइनस सी बाई। इसका मतलब आपको पता चल गया कि माइनस सी बाई ए कोमा 0 पर कट कर रहा है। कहां कट कर रहा है? माइनस सी बाई ए कोमा 0। अब देखिए 0 तो है ही, x का मान देखिए माइनस सी बाई ए किधर होगा? निगेटिव की तरफ। अगर प्लस आया तो पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मतलब है ये देखिए यहां मैंने लिया माइनस सी बाई ए कोमा 0। आ रही है बात समझ में? अच्छा, अब ये बताइए, अब किस पर पॉइंट खोजना है आपको?
वाई एक्सिस पर। किस पर खोजना है? तो आप क्या करोगे, वाई एक्सिस पर पॉइंट खोजने के लिए क्या करना होगा, क्या पुट करना होगा, x0, क्योंकि वाई एक्सिस पर x0 होता है, तो x0 रखिए। x0 क्या निकलेगा बताइए? तो by प्लस सी बराबर 0। तो y बराबर कितना? तो इसका मतलब है कि आपका पॉइंट हो गया 0 माइनस सी बाय बी। तो ये खोज लीजिए आप, ये खोज लीजिए 0 और माइनस सी बाय बी, निगेटिव है ना, तो नीचे आएगा। अब ये दो पॉइंट आपको मिल चुका है और आप दोनों पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। समझ में आई? समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए, यही आपका 3 फॉर्मेशन है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें। हाँ, तो बच्चों हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सीखा बच्चों अनुभव के आधार पर। अब सर्किल का देखिए बच्चों, सर्किल का इक्वेशन ऐसा फॉर्म होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक्स वेरिएबल जिस पर पावर 2, वाई वेरिएबल जिस पर पावर 2 और आर तो कांस्टेंट है ना। तो ये सर्किल का इक्वेशन है। एक ई भी सर्किल का इक्वेशन होता है, एक्स माइनस अल्फा पर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा पर होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। ये भी सर्किल का इक्वेशन है। तो जानिए सर्किल में दो ही चीज होता है, एक सेंटर और दूसरा रेडियस। तो एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स में कुछ माइनस वाई क्या, कुछ नहीं, तो मतलब 0। वाई पर स्क्वायर है मतलब वाई में कितना माइनस हुआ है, 0। इसका मतलब है सेंटर हो गया 0 0, सेंटर क्या हो गया 0। और रेडियस, जी हाँ रेडियस आपका आर हो गया, रेडियस कितना हो गया आर। और इसके बारे में बोलेंगे, सेंटर इसका क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, क्योंकि एक्स में माइनस हुआ है अल्फा, वाई में माइनस हुआ है बीटा, और रेडियस क्या हो जाएगा इसका आर। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ। तो चूंकि ज्यादा ये मिलता है फिर भी दोनों जानना चाहिए बच्चों। ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, देखिए सेंटर आपका खोजा हुआ है यहां 0 0, सेंटर यही है ना। जब 0 0 है मतलब ओरिजिन सेंटर है, और रेडियस कितना है आर, तो आर रेडियस ओरिजिन से ले लीजिए, ओरिजिन से आर ले लीजिए चारों एक्सिस पर, और फिर आप घुमा दीजिए, ये क्या बन जाएगा आपका सर्किल। अब देखिए ये 0 0 है तो ये क्या हो जाएगा पॉइंट R0, क्योंकि ये डिस्टेंस R है ना। ये कितना हो जाएगा 0R हो जाएगा ना। अच्छा ये इधर आइए माइनस R0, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस R, बस सर्किल हो गया ड्रॉ। समझ रहे? यहां आइए, यहां आपको सेंटर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा बीटा है ना। तो अल्फा बीटा के साइन से आपको पता लगाना है वह किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में, ये आपको खोजना पड़ेगा। खोज लिए जहां भी रहेगा, सपोज कीजिए यहां है, और उसके बाद सेंटर खोजने के बाद R डिस्टेंस लें और सर्किल घुमा दें, है ना, सर्किल घुमा दें तो आपका सर्किल तैयार हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ, इसमें सेंटर आपको ढूंढना पड़ेगा, इसीलिए ये बहुत कम प्रॉब्लम में आपको मिलेगा। मैक्सिमम प्रॉब्लम में क्या मिलेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, क्योंकि इसका सेंटर खोजा हुआ रहता है ना, इसलिए ये ज्यादा मिलता है बच्चों। चलिए इसकी भी जानकारी रखनी है, चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों हम लोग सर्किल का ग्राफ ड्रॉ करने सीख गए। अब आइए कोनिक सेक्शन। आपको याद होगा कोनिक सेक्शन में पाराबोला होता है ना, पाराबोला। पाराबोला को हम लोग इक्वेशन से समझ सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए कैसे। वाई स्क्वायर बराबर 4ax स्टैंडर्ड इक्वेशन है पाराबोला का, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। सबसे पहले तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है, एक वेरिएबल पर 2 पावर और एक वेरिएबल पर 1 पावर। देखिए y पर 2 पावर और x पर कितना पावर 1 पावर, पहला काम। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ध्यान दीजिएगा ये भी पाराबोला है, लेकिन यहां x पर 2 पावर और y पर 1 पावर। तो जानिए एक्चुअल में पाराबोला जो है वह ओरिजिन से पास करता है, ओरिजिन से नहीं भी पास करता है।
तो ये पता लगाने के लिए आपको अपने मन में x बराबर 0 रखना होगा और y का मान पता लगाना होगा। x अगर 0 रखिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y भी 0 आ गया, इसका मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है, कंफर्म है। ठीक है, तो ओरिजिन से तो पास करेगा ही, साथ साथ यह इसका माउथ जो है किधर होगा, काहे कि पैराबोला ऐसे होता है बच्चों, है ना। इसका माउथ जो है जिस पर 1 पावर होता है उस एक्सिस के तरफ होता है। बताइए किस पर 1 पावर है, x पर कि y पर? इसका मतलब है इसका माउथ एलोंग x एक्सिस। इसमें देखिए तो इसका y पर 1 पावर है, इसका मतलब इसका माउथ एलोंग y एक्सिस होगा। मेरी बात समझ में? अब आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए, ये x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, x डैश y डैश, समझिएगा। अब देखिए ओरिजिन से पास कर रहा है बच्चों, और x एक्सिस के तरफ माउथ है। x एक्सिस तो इधर भी है, इधर भी है ना, तो जी हाँ बच्चों, ऐसे पैराबोला ओरिजिन से पास करते हुए ये देखिए ये पैराबोला हो गया। x एक्सिस के आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब सिमेट्रिक होता है ना। अब ये आपका पैराबोला हुआ, तो कहिएगा सर पॉजिटिव के ही तरफ? नहीं भाई, निगेटिव के तरफ भी हो सकता है। कैसे? अगर y स्क्वायर बराबर प्लस 4ax है तो समझिए x पॉजिटिव x एक्सिस, और y स्क्वायर बराबर क्या हो, माइनस 4ax, तो किधर होगा, निगेटिव x एक्सिस। लेकिन x के पावर 1 पर आपको कंफर्म रहना है कि वह x के एक्सिस के तरफ ही होगा, कंफर्म है। अब यहां देखिए, इसमें क्या बताइएगा आप, आपका पैराबोला का माउथ किधर है, y एक्सिस के तरफ, और ओरिजिन से पास कर रहा है क्योंकि y पर 1 पावर है। चलिए ओरिजिन के तरफ मूव करवाइए, ये देखिए, तो ऊपर भी y एक्सिस है और नीचे भी है, तो ये तो साइन से पता चलता है। अगर आपका y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, प्लस 4ay, तो ऊपर होगा, और x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay हो तो क्या होगा, नीचे होगा। आप समझ रहे हैं ना। और जनरली ऊपर ही होता है, पॉजिटिव ही होता है ना, बट जानकारी रखना है, कभी भी इस्तेमाल हो सकता है, कोई दिक्कत? जी हाँ, तो ये आपका पैराबोला हुआ। अब आता है इलिप्स। क्या आता है बच्चों, इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1। ये इलिप्स का इक्वेशन है, पहचानते हैं। इसमें ए और बी इक्वल नहीं होता है, अगर ए और बी इक्वल हो जाए तो यह सर्किल बन जाएगा। यह क्या बन जाएगा, सर्किल, बट ए नॉट इक्वल टू बी। ये इलिप्स है, इसका इक्वेशन एक ही होता है। जैसे पैराबोला का इक्वेशन कितना आया, 2, इलिप्स का इक्वेशन एक ही होता है, फिगर 2 होता है। वह डिपेंड करता है ए एंड बी के मान पर। ध्यान दीजिएगा, अगर ए बड़ा हो बी से, अगर ए का मान किससे बड़ा हो और ए किसके नीचे का है, इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पर मेजर बनेगा। क्या बनेगा, एक्स एक्सिस पर मेजर। ये देखिए, मतलब मेजर मतलब क्या होता है, बड़ा है ना, ये ए, और ये क्या बनेगा बच्चों, बी। वाई एक्सिस पर छोटा वाला बनेगा और एक्स एक्सिस पर अब देखिए ये पॉइंट क्या होगा बताइए तो, A0 इधर क्या होगा, माइनस A0, ऊपर क्या होगा 0B, नीचे क्या होगा 0 माइनस B। समझ में आ रही है। अगर A बड़ा है तो मतलब एक्स एक्सिस बड़ा है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर बड़ा इसलिए है कि एक्स के नीचे का बड़ा है ना। और अगर ये कह दे A छोटा है B से, मतलब B बड़ा है। B बड़ा होने का मतलब है Y के नीचे वाला बड़ा है, तो इसका मतलब मेजर एक्सिस किस पर आ जाएगा, मेजर एक्सिस किस पर आ जाएगा बच्चों, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। मेजर एक्सिस आपका किस पर आ जाएगा, वाई एक्सिस पर। नहीं, मेजर एक्सिस किस पर आ जाएगा, वाई एक्सिस पर। तो देखिए इसका पोजीशन क्या होगा, A0 माइनस A0, 0B, 0 माइनस B, सब कुछ वही रहता है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं,
अगर आपका ए बड़ा है तो मेजर बनाइए एक्स एक्सिस, और आपका अगर बी बड़ा है तो मेजर बनाइए वाई एक्सिस। समझ में आ रही है? तो ये इलिप्स है, और एक इसमें हाइपरबोला होता है बच्चों, लेकिन उसका फिगर की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स में प्लस होता है और हाइपरबोला में माइनस होता है। ऐसे इसका फिगर इस एरिया में जरूरत नहीं है, ऐसा फिगर होता है बच्चों। ये देखिए ऐसा फिगर होता है, ये ए और ये बी। ऐसे इसकी जरूरत नहीं है हम लोग को, क्योंकि यह बाउंडेड फिगर नहीं है। जो बाउंडेड फिगर होता है उसी का आप एरिया निकाल सकेंगे। समझ रहे हैं? तो जरूरत किसकी पड़ेगी? पैराबोला की। जरूरत किसकी पड़ेगी? एलिप्स की, है ना। चलिए इसको नोट कर लें। तो अरे एक बच्चों छो मॉडुलस फंक्शन ओकरो यूज करबे बार बार। कब स्टार्ट कर दिया था? हाँ, तो बच्चों मॉडुलस फंक्शन, इसका हम लोग भी इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? एक्स यहां मॉडुलस के अंदर क्या है? एक्स। इसमें आपको क्या करना होगा? जो भी मॉडुलस के अंदर है उसको जीरो बना लीजिए। उसको क्या बना लीजिए? जीरो। अर्थात एक्स बराबर जीरो बना लीजिए। एक्स बराबर क्या बना लेना है? जीरो। बस आपको जीरो पर ड्रॉ कर देना है। ये देखिए वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। समझिएगा यहां जीरो है बच्चों, यहां आपको भी शेप बना देना है। ये देखिए भी शेप बना देना है, और जीरो के लेफ्ट माइनस एक्स होगा और जीरो के राइट क्या होगा? प्लस एक्स होगा। बस ग्राफ ड्रॉ हो गया मॉड एक्स का। अगर मान लीजिए मॉड एक्स माइनस 1 हो, मॉड क्या हो? एक्स माइनस 1 हो। अब ये बताओ कि मॉड के अंदर क्या है आपका? एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 बराबर क्या करना है? जीरो। तो बताइए एक्स का मान क्या निकलेगा? 1। मतलब 1 पर जीरो हो रहा है। किस पर हो रहा है? तो आपको जो शेप बनाना है भी, वह बनाना है कहां पर बच्चों? 1 पर। यहां जीरो पर बनाए थे, यहां किस पर बनाएंगे? 1 पर। तो 1 किधर जाएंगे? लेफ्ट की राइट? राइट। एक्स बराबर 1, ये भी शेप बना देंगे। ये देखिए, और लेफ्ट में मॉड एक्स माइनस 1 बराबर माइनस हो गया बच्चों, इधर निगेटिव हो गया और उधर पॉजिटिव हो गया। आ रही बात समझ में? तो यह इस तरह से आपको मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है? किसी भी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ सबसे पहला मॉड के अंदर आपको जीरो बना के एक्स का मान निकालना है, और उसी पॉइंट पर आपको भी शेप बनाना है। उसका लेफ्ट निगेटिव और राइट पॉजिटिव, है ना। चलिए नोट कर ले। हाँ, तो बच्चों आज हम लोग डिफरेंट फंक्शन का ग्राफ सीखा, और उसको अपने अनुभव के आधार पर, जी हाँ, अपने अनुभव के आधार पर आप ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों। तो इस पर खुद से प्रैक्टिस भी करें, है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग जो क्लास लेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम का डिस्कशन करवाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।